गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसका नाम है ऑसिलेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं दोलित्र। अब ये दोलित्र क्या होता है, ऑसिलेटर क्या होता है, तो आपके पास में तीन टर्म आती है। एक टर्म आती है आपके पास रेक्टिफायर, एक टर्म आती है आपके पास फिल्टर, और थर्ड टर्म आती है आपके पास ऑसिलेटर। तो जब हम ऑसिलेटर की बात करते हैं, रेक्टिफायर की बात करते हैं और फिल्टर की बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट में तो आपको इन तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए कि इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, ऑसिलेटर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है और फिल्टर क्या होता है। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेटर। तो इससे यदि आपने पहले के वीडियो देखे अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है रेक्टिफायर के वीडियो, तो रेक्टिफायर को भी आप जरूर देखिएगा कि रेक्टिफायर किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे अपन उसका डेरिवेशन करते हैं। तो रेक्टिफायर होता है जो क्या करता है, आपको जो एसी और डीसी, यहाँ पे दो करंट होती है। आप सभी जानते हो कि जो आपके पास करंट होती है वो कितने टाइप्स की होती है, एसी और डीसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, या फिर जिसे बोलते हैं आप प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा। जब प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है आपके पास कि जब मैं एसी करंट की बात करता हूँ, एसी करंट का मीनिंग होता है कि आपके पास जो भी करंट आती है वो टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती है, यानी कुछ इस टाइप से आती है। क्या आती है, कुछ इस टाइप से आती है। यदि मैं डीसी करंट की बात करूँ तो डीसी करंट आपका क्या आता है, कुछ इस टाइप से आता है, जो समय के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है कि एसी करंट और डीसी करंट। अब यहाँ पे कुछ अपने पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो ओनली एसी पर वर्क करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे होते हैं जो ओनली डीसी पर वर्क करते हैं। तो अब अपन को चाहिए कि जब आपके पास जो घरों में सप्लाई आती है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, वो एसी में आती है या डीसी में आती है, वो आपको पता है किस में आती है, एसी में। तो कुछ सप्लाई, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया, कुछ ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हो गए जो क्या करते हैं, अपन को हमेशा डीसी वर्क में कार्य करते हैं, यानी उनके लिए अपन को करंट कैसा चाहिए, डीसी चाहिए। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको हमेशा क्या चाहिए, आपको एसी करंट चाहिए। तो अपने पास दोनों को, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास रेक्टिफायर और ऑसिलेटर। तो जब मैं बात करता हूँ कि जब आपके पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या किसी भी विद्युतीय परिपथ को जानना है, तो उसके लिए यदि आपको डीसी और एसी की बात करते हैं, तो डीसी और एसी में यदि आपको एसी की जरूरत होती है तो यदि डीसी को आप एसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, यानी मैं इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब अपन बात करते हैं कि ये इसमें एसी डीसी में कैसे कन्वर्ट होगा, डीसी एसी में कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसकी बात करते हैं कि एसी डीसी में कैसे कन्वर्ट होता है। यदि मैं बात करता हूं कि यहाँ पे एसी और यहाँ पे क्या है, डीसी है। अब मैं कहता हूं कि जो आपके पास ऑसिलेटर होता है, क्या होता है आपका, ऑसिलेटर होता है। तो ऑसिलेटर में कहता हूं कि ये क्या करता है, देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ऑसिलेटर है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ऑसिलेटर है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब एसी डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कौन करता है, ऑसिलेटर। कौन करता है आपका, ऑसिलेटर। तो एसी को डीसी में कौन करेगा, एसी को डीसी में करता है कौन सा, रेक्टिफायर। क्या करता है, रेक्टिफायर। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जब एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी डीसी को जब मैं एसी में कन्वर्ट करूं तो वो तो कहलाएगा आपका ऑसिलेटर, और जो एसी को क्या कर, मैं सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा कर दिया, डीसी, ये मैंने सिंबल उल्टे बना दिए। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जब डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, और जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से तो रेक्टिफायर भी आपने 3 टाइप्स के पढ़े हैं। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा है, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा है और ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा है, और हो सकता है वेन ब्रिज रेक्टिफायर आपने देखा है। तो इन तीनों के डेरिवेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। यदि आपने रेक्टिफायर नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ से अवेलेबल वीडियो को आराम से देख सकते हो, उसमें सब कुछ कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ से अपन को पता लग गया रेक्टिफायर और ऑसिलेटर का। किसका पता लग गया, रेक्टिफायर और ऑसिलेटर का। ये आपका क्या होता है, ऑसिलेटर, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो कुछ सर्किट तो आपको एसी में वर्क करते हैं, कुछ सर्किट डीसी में वर्क करते हैं। तो आपको एसी के डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का पता होना चाहिए कि कौन सा सर्किट है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो जब अपन ऑसिलेटर की बात करते हैं तो ऑसिलेटर करता है क्या, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है, यानी जो दिश धारा है उसको प्रत्यावर्ती धारा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और जो रेक्टिफायर है वो क्या करता है, एसी, यानी उसमें कोई अपन एसी सिग्नल देते हैं तो वो क्या करता है, डायरेक्ट करंट। यानी डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, यदि मैंने कुछ इस टाइप का सिग्नल दिया डीसी का, यानी जो रेक्टिफायर है उसमें कुछ सिग्नल दिया मैंने कुछ इस टाइप का, एसी का दिया, तो वहां पे जो रिजल्ट मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा। यदि ऑसिलेटर क्या होता है कि इसमें आप डीसी देते हो मतलब इस टाइप का कोई सिग्नल देते हो और इसमें क्या मिलेगा आपको, कुछ इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, तो ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन का था कि रेक्टिफायर और ऑसिलेटर में आपका क्या क्या डिफरेंस रहता है, उसके बेस पे अपन ने देखा है। अब अपन बात करते हैं, एक आता है आपके पास फिल्टर। मैं पहले इन तीनों के मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले।
एक आता है आपके पास फिल्टर। अब ये फिल्टर क्या काम आता है, जब अपन ने एसी देख लिया, डीसी देख लिया, क्या क्या देख लिया, एसी देख लिया, डीसी देख लिया, डीसी को एसी में देख लिया और एसी को डीसी में देख लिया। अब अपन बात करते हैं कि एक आपके पास आता है फिल्टर। क्या आता है आपके पास, फिल्टर। क्या आता है, फिल्टर। अब ये फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर अपने पास ये वर्क करता है कि आपके पास यदि मान लो कि आपके पास कोई भी हाफ वेव है, यदि आपको कुछ हाफ वेव चाहिए, क्या चाहिए आपको, कुछ हाफ वेव चाहिए, यानी उसमें कुछ सर्किट ऐसा है जिसमें एसी डीसी आपके पास इनपुट में देते हैं अपन, और अपन को किसी सिग्नल में मान लो कि ये वाला चाहिए, तो ये क्या करता है, आधे का फिल्टर कर लेता है, आधा जाने देता है, यानी जितनी जरूरत होती है उसको तो वो आउटपुट में ले लेता है, बाकी वो क्या कर देता है, बेंड कर लेता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके 5 एम्पीयर करंट की आवश्यकता है, जिसको नीड है कितनी, 5 एम्पीयर करंट की, जब 5 एम्पीयर करंट की उसको नीड है और आगे से करंट आ रही है 10 एम्पीयर की, तो वो क्या करेगा, फिल्टर यदि उसमें होगा तो उसमें वो आने वाली जो 5 एम्पीयर है वो तो उसको यूज ले लेगा, और जो एक्स्ट्रा 5 एम्पीयर है वो उसको क्या कर देगा, बेंड कर देगा, वो कहलाता है आपका फिल्टर। ठीक है, तो ये तीनों मीनिंग आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अब अपन बात करते हैं किसकी, ऑसिलेटर की। तो अपना जो चैप्टर का नाम है ऑसिलेटर। अब ये ऑसिलेटर किन किन के लिए यूजफुल है, एक तो आपके पास जो बीएससी सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक चलती है जिसमें एक यूनिट है ऑसिलेटर की, तो उनके लिए सभी के लिए यूजफुल है। एक आपके पास जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में फर्स्ट ईयर की क्लास या सेकेंड ईयर की क्लास में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में चलती है उनके लिए भी यूजफुल है। तो देखते हैं अपन ऑसिलेटर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑसिलेटर होता क्या है, व्हाट इज ऑसिलेटर। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि ऑसिलेटर क्या होता है, जो डीसी को क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, आपका ऑसिलेटर कहलाता है। क्या करता है कि जो डीसी एनर्जी है कन्वर्ट टू एसी एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो एक यहाँ पे मैंने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिख रखे हैं, शो कर रखे हैं। तो फर्स्ट कहते हैं कि अपने पास एक एक पॉइंट को अपन डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट कहते हैं अपन की निश्चित आवृत्ति परास। अब कोई निश्चित आवृत्ति परास होती है हर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज। अब ये क्या पॉइंट है, निश्चित आवृत्ति परास का मीनिंग क्या है कि आपके पास कोई निश्चित रेंज होती है, क्या होती है, कोई इनफाइनाइट या कोई फाइनाइट रेंज होती है, क्या होती है, कोई फाइनाइट रेंज होती है या कोई फिक्स रेंज होती है। अब जैसे मैंने कोई फिक्स रेंज मान ली हर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज। अब हर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज का मीनिंग क्या है कि जो भी आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, कोई विद्युतीय परिपथ होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या होती है, कुछ आवृत्ति की आवश्यकता होती है, कुछ आवृत्ति या कुछ आयाम के साथ या आवृत्ति के साथ उनकी कुछ आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑसिलेटर होता है वो क्या करता है, अलग अलग परास में वर्क करता है, यानी निश्चित आवृत्ति परास, यानी हो सकता है कुछ, एक तो होता है उच्च आवृत्ति परास, एक होता है निम्न आवृत्ति परास। तो ऑसिलेटर दोनों टाइप्स में आते हैं, उच्च आवृत्ति परास में भी आते हैं, निम्न आवृत्ति परास में भी आते हैं। अब अपन को कौन सी नीड है, यदि लो फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता है या हाई फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता है, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑसिलेटर आपको काम में लेना है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो निश्चित आवृत्ति परास होती है, आवृत्ति परास भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो उच्च आवृत्ति परास होती है, एक निम्न आवृत्ति परास होती है, यानी हाई लो फ्रिक्वेंसी, और एक तो होती है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज और एक होती है लो फ्रीक्वेंसी रेंज। अब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वर्क कराना है तो उसमें कौन सी रेंज की आवश्यकता है, उसके बेस पे ऑसिलेटर काम में लिया जाता है कि कौन सा ऑसिलेटर आपको काम में लेना है। क्लियर। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें एक क्या होती है, अनिश्चित रेंज होती है। उस रेंज के बेस पे मुझे पता लगाना होता है कि कौन सा ऑसिलेटर यहाँ पे वर्क में लेना है। फिर मैंने कहा कि व्हाट इज ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या है। तो ऑसिलेटर की बात की कि जो भी आपके पास डीसी एनर्जी है उसको क्या करता है, वो एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर करता है हमेशा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, रेक्टिफायर जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेक्टिफायर है वो ऑसिलेटर का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक दूसरे का ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ जो ऑसिलेटर है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी आपके पास कोई भी डीसी एनर्जी देते हो, या मैं कह सकता हूँ कि आप कोई क्या करते हो, उसमें कोई डायरेक्ट करंट देते हो। डायरेक्ट करंट का मतलब है कुछ इस टाइप से इसका कर्व आता है। यदि कर्व की बात करें, आपने क्या किया, ये डीसी का कुछ इस टाइप से कर्व था जो टाइम के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको मैं यदि ऑसिलेटर के इनपुट सिग्नल में लगाऊं तो ऑसिलेटर का जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो कुछ क्या आएगा, इस टाइप से आएगा। क्या आएगा आपका, कुछ इस टाइप से आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपके पास डीसी एनर्जी थी, ये क्या थी, आपके पास डीसी एनर्जी थी, ऑसिलेटर के अंदर मैंने इनपुट लगाया किसका, डीसी सिग्नल का, तो मुझे आउटपुट क्या मिला, एसी सिग्नल। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि डीसी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, एसी एनर्जी में। तो आपका ऑसिलेटर को ये डिफाइन करता है क्या, कि डीसी एनर्जी कन्वर्ट टू एसी एनर्जी। फिर मैं बात करता हूँ कि आपने बहुत टाइप्स की वेव देखी होगी, जिसमें आपके आती है एक तो ज्यावक्रीय वेव, जिसे साइनसॉइडल वेव भी बोलते हैं, स्क्वायर वेव भी बोलते हैं, ट्रायंगल वेव भी बोलते हैं। तो और भी कई सारी वेव आती है, आपने देखी होगी प्रैक्टिकल में। तो ये क्या कहती है कि जो भी ज्यावक्रीय वेव साइन, अब जैसे ये साइन वेव है, इसको क्या कहते हैं अपन, साइन वेव। तो साइन वेव अपनी कुछ इस टाइप से आती है। ये आपकी कौन सी वेव है, साइन वेव है, जो 0 से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती है 0 थ्रू। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो साइन वेव है, तो साइन वेव और हो सकता है स्क्वायर वेव
और हो सकता है ट्राइंगल वेव, आरादंती वेव, सॉटूथ वेव। तो ये अपन कह सकते हैं कि जितनी भी वेव है वो क्या करती है, अपने पास एसी करंट या वोल्टेज को शो करती है। क्या करती है, एसी करंट या वोल्टेज को शो करती है। अब एसी करंट या वोल्टेज को शो कैसे करेगी, यदि आपके पास साइन वेव है तो ये क्या डायरेक्ट है या एसी, ये बताओ जल्दी से, कि जो भी आपके पास साइन वेव होगी वो डीसी तो हो नहीं सकती, वो हमेशा क्या होगी, आपकी एसी होगी। तो एसी का मीनिंग है कि जब आपके पास साइन वेव है, साइन वेव क्या एसी है। स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव कुछ इस टाइप की होती है। यदि मैं स्क्वायर वेव की बात करूं तो स्क्वायर वेव कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की ये कुछ स्क्वायर वेव होती है। आरादंती की बात करूं तो हो सकता है इसको मैं कुछ ट्राइंगल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये सब क्या आपकी एक एसी सिग्नल है, क्या है आपके पास एसी सिग्नल है। तो मैं इसका इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि जो भी आपके पास ऑसिलेटर के आउटपुट में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, जो भी ऑसिलेटर आप काम में ले रहे हो उसके आउटपुट में जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका ज्यावक्रीय वेव मिल सकती है, स्क्वायर वेव मिल सकती है, ट्राइंगल वेव मिल सकती है। सभी किस फॉर्म में मिलेगी, एसी करंट के फॉर्म में या एसी वोल्टेज की फॉर्म में, क्योंकि अपना ऑसिलेटर क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। यानी जो आउटपुट टर्मिनल आएगा, जो भी अपने पास आउटपुट में आएगा वो क्या आएगा, सभी कुछ एसी में आएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि ऑलवेज एसी आउटपुट अपन को मिलेगा, किसमें, ऑसिलेटर में। ठीक है, तो ये अब क्या, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि मैंने क्या किया, बाय निवेशी संकेत के बिना ये एसी आउटपुट देता है। अब ये एसी आउटपुट देता है, अब ये कह रहा है कि बाय निवेश संकेत के बिना, यानी मैं कोई भी एक्सटर्नल इनपुट इसमें अप्लाई नहीं करूं। कहने का मतलब क्या है कि जो भी ऑसिलेटर है इसमें मैं कोई भी एक्सटर्नल इनपुट टर्मिनल या एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई नहीं करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, इसमें कुछ ना कुछ एसी मिलता रहेगा। तो वो भी आपका क्या कहलाता है, ऑसिलेटर कहलाता है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने कोई भी ऑसिलेटर था, एक ऑसिलेटर ले लिया मैंने, कोई भी ए या बी। उस ऑसिलेटर में मैंने क्या लिया, कुछ टाइम के लिए, मान लो कि कुछ टाइम के लिए मैंने क्या करवाया, इनपुट सिग्नल दे दिया और फिर मैंने वहां से इनपुट सिग्नल हटा दिया और मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में रेगुलर मुझे क्या मिल रहा है, एसी सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने किया कि बाय निवेशी संकेत के बिना एसी आउटपुट, यानी कोई भी, ये आपका था, जैसे ये आपका था क्या था, कोई ऑसिलेटर था, ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, कोई ऑसिलेटर था। यानी मान लिया कि ये आपका कोई ऑसिलेटर था, यहाँ पे मैंने कोई इनपुट सिग्नल लगाया, ये सिग्नल कौन सा लगाया, डीसी, कुछ ही टाइम के लिए लगाया, t = 2 सेकंड के लिए लगाया। तो मैंने इनपुट सिग्नल लगा लिया t = 2 सेकंड के लिए, फिर मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद क्या पता लगा कि आपके पास जो भी आउटपुट सिग्नल था वो तो हमेशा आपको एसी की फॉर्म में मिलता रहता है। क्या मिलता है, एसी की फॉर्म में बहुत लंबे टाइम तक मिलता रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे बिना निवेशी संकेत के बिना भी हम एसी सिग्नल या एसी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑसिलेटर से क्या क्या कर सकते हैं, ये अपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अस्थायी प्रवर्धक एम्पलीफायर, यानी एक अस्थायी प्रवर्धक होता है। अब ये अस्थायी प्रवर्धक क्यों होता है, क्योंकि ये फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है, फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अपन अभी फीडबैक वाले कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो देखो ये सब क्या है, अपने पास एक व्हाट इज ऑसिलेटर के पॉइंट है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपके सामने बताया है। तो अब आपको यदि ऑसिलेटर की डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज ऑसिलेटर या दोलित्र क्या है, ऑसिलेटर क्या होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्या लिखना है कि जो दोलित्र है वो एक ऐसा विद्युत परिपथ है जो डीसी को क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, डिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करता है। फिर क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि जो भी एसी वोल्टेज या एसी करंट के फॉर्म में हमें मिलता है उसमें साइन वेव मिल सकती है, ज्यावक्रीय वेव, साइन वेव या ज्यावक्रीय वेव, स्क्वायर वेव या ट्राइंगल वेव, इस तरीके से हमें कुछ भी वेव, किसी भी टाइप्स की वेव एसी सिग्नल में मिल सकती है। थर्ड क्या कहता है कि बाय निवेशी संकेत के बिना भी में क्या मिलता है, अपन को आउटपुट एसी की फॉर्म में मिलता है और ये क्या एक अस्थायी प्रवर्धक है। तो ये सब इसके डेफिनेशन के पॉइंट है। फिर देखो मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि वह विद्युतीय परिपथ जिसमें एक बार निवेशी संकेत देने पर बार बार निर्गत संकेत प्राप्त होता है। तो इसके ये पॉइंट है, ये मैंने कहाँ से निकाला, यहाँ से, कि आपके पास मैंने क्या किया, कुछ समय के लिए मैंने कोई इनपुट टर्मिनल डीसी दे दिया, वहां से वापस वो हटा दिया, वो हटाने के बाद मुझे आउटपुट तो क्या हो रहा है, रेगुलर रूप से मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो क्या आपका एक तरह से ऑसिलेटर है। तो वह विद्युतीय परिपथ तो एक ऐसा सर्किट जिसमें एक बार निवेशी संकेत देने पर बार बार निर्गत संकेत प्राप्त होता है। यानी मैंने कोई भी एक बार ओनली वन टाइम के लिए या कुछ समय के लिए मैंने इनपुट सिग्नल दिया डीसी का, और ऑसिलेटर ने क्या किया, इनपुट सिग्नल से लेके उसने कन्वर्ट किया एसी में, और वो एसी सिग्नल है वो लंबे समय तक या काफी टाइम तक अपन को मिलता रहता है। वो क्या कहलाता है, आपका एक ऑसिलेटर कहलाता है। अब मैं कहता हूं कि ऑसिलेटर को टैंक सर्किट भी कहते हैं। एक आपका नाम आता है टैंक सर्किट, जिसे हिंदी में भी टैंक सर्किट ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी टैंक सर्किट ही बोलते हैं। अब ये ऑसिलेटर सर्किट को टैंक सर्किट क्यों कहते हैं, ऑसिलेटर को टैंक सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी सर्किट बनाए जाते हैं वो एल और सी का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, एल और सी। अब इसमें बहुत टाइप के ऑसिलेटर आएंगे, तो इसमें एल और सी का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें वो उसको अपन काम में लेते हुए जो भी सर्किट बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, आपका टैंक सर्किट कहलाएगा। तो जितने भी टाइप के अपन ऑसिलेटर पढ़ेंगे उस ऑसिलेटर में सभी के टैंक सर्किट बनाएंगे।
उसके बाद आता है कि समय के साथ आयाम में कमी आती है। अब आपने देखा होगा, आपने ऑसिलेशन या ऑसिलेटर पढ़े होंगे यदि 11th क्लास में, तो ऑसिलेटर भी आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, एक नॉन डैम्प्ड या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, ठीक है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है कि जो समय के साथ आयाम में क्या आती है, कमी आती है। समय के साथ आयाम में कमी का मतलब क्या होता है कि कुछ इस टाइप से कर्व था, तो यहाँ पे अपना जो एम्पलीट्यूड था वो क्या था, कुछ इस टाइप से था। जैसे जैसे अपन समय बढ़ाते गए तो उसका एम्पलीट्यूड कुछ इस टाइप से आ गया, तो ये आपका क्या कहलाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अवमंदित दोलक, जिसे अपन अवमंदित दोलक भी कहते हैं, और अनअवमंदित दोलक क्या कहता है, ये हमेशा समय के साथ स्थिर रहता है, यानी समय के साथ इसका आयाम क्या रहता है, एक समान रहता है, तो वो कहलाता है अपना अनअवमंदित या अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। तो मैं एक बात करता हूँ कि समय के साथ आयाम में कमी आती है, तो समय के साथ आयाम में कमी आती है, यानी यहाँ पे कौन सा ऑसिलेटर है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ध्यान रखना कि ऑसिलेटर की जब भी मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे कौन सा ऑसिलेटर का वर्क कौन से या किस पे बेस रहता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन पे, क्योंकि ऑसिलेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं अवमंदित, एक होता है अनअवमंदित, ठीक है। तो अवमंदित की बात करते हैं तो अपना कुछ ये इस टाइप का आता है, जो जिसका एम्पलीट्यूड है, समय अपन जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, डिक्रीज रहता है। यानी जैसे जैसे देखो, मैंने यहाँ पे ये समय था, ये क्या था, यहाँ पे समय था, जब मैंने यहाँ पे समय बढ़ाया, ये क्या था आपका समय था, जब मैंने समय को क्या किया, इंक्रीज किया, जब मैंने समय को इंक्रीज किया, जब समय को इंक्रीज किया तो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस टाइप से ये जो कंसेप्ट आता है वो आता है अवमंदित दोलक में। अब मैं कहता हूँ कि इसके लिए क्या करें, अब ये वाला एक बहुत बड़ा इसमें कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी इसकी कमी है। तो समय के साथ आयाम में कमी आती है, तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट काम में आता है जिसे बोलते हैं पूर्ण निवेशी तकनीक। जिसे क्या बोलते हैं, पूर्ण निवेशी तकनीक, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, फीडबैक टेक्निक्स। क्या बोलते हैं, फीडबैक टेक्निक। तो अपन इसमें यहाँ पे एक फीडबैक टेक्निक भी काम में लेते हैं, किसमें, ऑसिलेटर में, क्योंकि ये क्या करता है कि समय के साथ आयाम में क्या करता है, कमी करता है। उसको दूर करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, पूर्णनिवेशी तकनीक काम में लेते हैं। और पूर्णनिवेशी तकनीक क्या होती है, उसको समझना है कि पूर्णनिवेशी तकनीक क्या होती है, फीडबैक टेक्निक क्या होती है। यदि मैं फीडबैक टेक्निक की बात करूँ तो फीडबैक टेक्निक को अपन एक एक करके देखते हैं कि फीडबैक टेक्निक क्या होती है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में पहले मैं आपको एक फीडबैक टेक्निक बता देता हूँ कि फीडबैक टेक्निक क्या होती है, फिर अपन इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटर का ये सब जो पॉइंट है वो तो आपको पता लग गए। अब मुझे देखना है कि ये फीडबैक टेक्निक क्या होती है। अब देखो, यदि कोई आपके पास ऐसा कोई सर्किट है, मान लो कि ये कोई आपका क्या था, एक सर्किट था, ये आपका क्या था, कोई एक सर्किट था। यहाँ से मैंने कोई इनपुट वोल्टेज दे दिया, क्या दे दिया मैंने, कोई यहाँ से इनपुट वोल्टेज दे दिया। अब ये फीडबैक टेक्निक क्या कहलाती है, अब अपन के पास एक और सर्किट होता है, इसके पैरेलल में एक और सर्किट होता है जो मान लिया कि बी है, क्या है, बी है। अब जो फर्स्ट सर्किट था उसमें जो अपन ने इनपुट दिया उसका आउटपुट क्या निकला, वी नॉट। अब मान लो कि ये आपका वी आई था और ये आपका वी आई और वी आई, ये इसका इनपुट था और ये इसका आउटपुट है। अब आपके पास जो एक और सर्किट है जिसे बोलते हैं अपन फीडबैक सर्किट के नाम से भी जानते हैं, तो फीडबैक सर्किट है वो क्या करेगा, जो इसका वी नॉट आया वो वी नॉट तो आपका कहाँ जाएगा, इसके इनपुट बन जाएगा, और जो इसका आउटपुट बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका कुछ वी एफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वी एफ बन जाएगा। और ये यहाँ से वापस आके ए के इनपुट में ऐड होगा, क्या होगा, ए के इनपुट में ऐड होगा, तो वो कहलाएगा आपका फीडबैक सर्किट या फीडबैक टेक्निक्स। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक सर्किट होता है ए, उस सर्किट का इनपुट सिग्नल है वी आई और आउटपुट है आपके पास वी नॉट, और एक दूसरा है जो आपका फीडबैक सर्किट कहलाता है बी। अब फीडबैक सर्किट का जो इसका आउटपुट आया, जो फर्स्ट वाले का आउटपुट है वो इसका इनपुट बनेगा। इनपुट बनने के बाद ये क्या करेगा, उसको वीएफ में कन्वर्ट करके वापस ये किस में ऐड होगा, ए के इनपुट में। तो ये कहलाती है आपकी फीडबैक टेक्निक कहलाती है। अब इसी को अपन समझते हैं कि ऑसिलेटर में फीडबैक टेक्निक्स कैसे काम करती है। देखो, ऑसिलेटर के यदि चैप्टर के नोट्स है तो लगभग तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट के पास होंगे, यदि नहीं है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और वहाँ से मुझे मैसेज कर देना कि हमको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो आपको चैप्टर के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो क्या करता है कि समय के साथ आयाम में कमी आती है, तो समय के साथ आयाम में कमी आती है तो वो कहलाता है, वहाँ पे अपन यूज लेते हैं पुनर्निवेशी तकनीक या फीडबैक की टेक्निक, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पुनर्निवेशी का सिद्धांत। अब अपन एक एक बात करते हैं। तो ये तो अपन ने एक क्या पढ़ा, ऑसिलेटर का जो भी जनरल कंसेप्ट था एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में था, वो मैंने देखा कि ऑसिलेटर क्या क्या होता है। फिर अब मैं बात करता हूँ तो इसमें ध्यान आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा, ऑलमोस्ट याद भी मेरे साथ साथ ही कर लिया करो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए बाद में। तो एक तो क्या होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनको अपन यूज़ लेते हैं या उसको एप्लीकेशन में अपन यूज़ लेते हैं, तो उसमें विभिन्न रेंज की आवश्यकता होती है। तो उसमें लो रेंज की भी आवश्यकता होती है, हाई रेंज की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ऑसिलेटर भी कुछ अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग आते हैं। यदि बात करता हूँ ऑसिलेटर क्या है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो ऑसिलेटर है, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो क्या है, रेक्टिफायर है।
ज्यावक्रिय है, जो आपको एसी करंट या वोल्टेज मिलता है उसकी जो वेव मिलेगी, हो सकता है साइन वेव के फॉर्म में मिले, हो सकता है स्क्वायर वेव के फॉर्म में मिले, हो सकता है ट्रायंगल वेव के फॉर्म में मिल सकती है। कोई भी बाह्य निवेश संकेत के बिना, यानी कोई भी अपन ने इनपुट सिग्नल नहीं दिया और उसके बिना अपन को क्या मिला, आउटपुट सिग्नल मिला है, तो वो भी क्या अपना एक ऑसिलेटर है। वह विद्युतीय परिपथ एक अस्थायी प्रवर्तक, ये भी फीडबैक के बेस पर ही होता है। फिर अपने पास जिसमें एक बार निवेशी संकेत देने पर और उसको हटा दिया जाए और बार बार अपना क्या मिले, उसका आउटपुट मिलता रहे, तो वो भी क्या होता है, अपना एक फीडबैक सर्किट होता है। और जो ऑसिलेटर होता है उसके ऑसिलेटर सर्किट को ही अपन टैंक सर्किट से भी बनाते हैं। टैंक सर्किट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल और सी का कॉम्बिनेशन से टैंक सर्किट बनाया जाता है, इसलिए अपन इसको टैंक सर्किट कहते हैं। और समय के साथ आयाम में आती है कमी, तो समय के साथ आयाम में कमी यानी कौन सा ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन या अमंदित दोलक, जिसको आपने हिंदी में कहते हैं अमंदित दोलक, तो वो क्या करता है, समय के साथ आयाम में कमी आती है। मैंने आपको ग्राफ बना के बता दिया कि समय के साथ आयाम में कमी आती है, तो वहां पे यूज ली जाती है फीडबैक टेक्निक। अब अपन बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक टेक्निक या प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक या पुनर्निवेशी का सिद्धांत क्या होता है, ये देखना है। तो अपन इसको दो चरणों में देखते हैं, 2 स्टेप्स में देखते हैं। तो फर्स्ट तो देखते हैं अपने पास कि जो भी पुनर्निवेशी का सिद्धांत है, क्या है आपके पास पुनर्निवेशी का सिद्धांत है। तो मैं फर्स्ट स्टेप पहले आपको डिफाइन कर देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये आपका कोई मैंने सर्किट ले लिया, क्या ले लिया, ये मैंने कोई प्रवर्धक, या मैं बोल सकता हूँ इसे एम्पलीफायर भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, एम्पलीफायर, प्रवर्धक भी बोल सकता हूँ, एम्पलीफायर भी बोल सकता हूँ। इसका जो इनपुट सिग्नल है, इनका जो इनपुट सिग्नल है वो क्या है आपका Vi है। यदि मैं इस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल Vi देता हूँ, क्या देता हूँ, यदि मैं इस प्रवर्धक में इनपुट सिग्नल Vi देता हूँ और जो आपको आउटपुट में मिलता है वो क्या मिलता है, V0 मिलता है। क्या मिलता है, V0 मिलता है। जहाँ पर Vi क्या है, निवेशी संकेत है, प्रवर्तक का निवेशी संकेत है, और जो V0 है वो क्या, प्रवर्तक का निर्गत संकेत है। तो ये आपका इनपुट टर्मिनल हो गया या इनपुट सिग्नल हो गया, और ये क्या हो गया आपका आउटपुट। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपका इनपुट सिग्नल है और ये आपका क्या है, आउटपुट सिग्नल है। क्लियर। तो ये क्या करता हूँ, यदि मैं इस प्रवर्धक की डेफिनेशन लिखूँ या जो आपके पास एम्पलीफायर काम में लेते हो उसको आप ए या बी से डिफाइन करते हो, तो ये क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा या सेकंड में पढ़ा होगा। ए इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो आउटपुट क्या है आपका V0 है और इनपुट क्या आपका Vi है, तो ये क्या हो जाएगा इसका प्रवर्धक, ए इज इक्वल टू V0 अपॉन में I। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई भी फीडबैक टेक्निक या फीडबैक सर्किट काम में नहीं लिया, यहाँ मैंने एक ओनली एम्पलीफायर काम में लिया है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिया, ओनली एम्पलीफायर काम में लिया, जिसमें इनपुट टर्मिनल या इनपुट वोल्टेज क्या था, Vi, आउटपुट वोल्टेज क्या था, V0। एम्पलीफायर से ए क्या आ गया आपका, V0 अपॉन में Vi, यानी आउटपुट अपॉन में इनपुट। यदि मैं इसमें करंट के बेस की बात करता तो करंट का आता, यदि वोल्टेज की बात करता तो वोल्टेज का आता। अब यहाँ पे मैंने वोल्टेज की बात की, दोनों वोल्टेज के रेशो में आ रहा है, मतलब ये जो प्रवर्तक है किस फॉर्म में आया आपका, वोल्टेज प्रवर्तक की फॉर्म में आया। नहीं तो ये क्या आता, यदि करंट की बात करता तो करंट की फॉर्म में भी आता, I0 अपॉन में II होता। क्या होता, I0 अपॉन में II। सेकंड क्या आता है, सेकंड में देखो ये वाला तो आपको समझ में आ गया। अब सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड में मैंने काम में लिया है फीडबैक सर्किट। क्या काम में लिया है, फीडबैक सर्किट, जिसे बोलते हैं अपन पुनर्निवेशी परिपथ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या था, एक बार इसको समझना कि ये आपका क्या था, ओनली ए क्या था आपका इनपुट, कोई प्रवर्तक या एम्पलीफायर था। इस पर मैंने कोई इनपुट सिग्नल लगाया, क्या, Vi। क्या लगाया, कोई भी इनपुट सिग्नल Vi लगाया। अब जब मैंने एक बार इसको देखो कि ये प्रवर्तक जो आपके पास फीडबैक सर्किट है वो नहीं है, एक बार केवल ए है, तो ए के लिए क्या था, Vi और V0 था जो अपन ने यहाँ पे किया है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक सर्किट और ऐड कर दिया, जो क्या था आपका प्रवर्तक था या एम्पलीफायर था, जिसको मैंने नाम दे दिया फीडबैक सर्किट के नाम से दे दिया B। जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बता के बताया कि पुनर्निवेशी तकनीक कैसे यूज लेते, तो उसी के बेस पर मैंने क्या ले लिया, एक फीडबैक सर्किट ले लिया। इसने क्या किया, फीडबैक सर्किट ने क्या किया कि जो भी इसका यहाँ V0 आया था, जो ए का V0 आया था, उसको इसने क्या बना लिया, इनपुट बना लिया। यानी जो आपका पास V0 किसका इनपुट था, ए का आउटपुट था, वो बी का क्या बन गया, इनपुट बन गया। यानी जो बीटा था, ए था, या इसको अपन ए बी से भी लिख सकते हो और बीटा से भी लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो लिखना। यदि आपको बी लिखना है तो बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने बीटा लिखा था बट आपको ए बी की सिंबल में यूज ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कुछ बी हो जाएगा। तो ये बी क्या है आपका, एक फीडबैक सर्किट है। तो इसका जो V0 था, V0 क्या था, ए का आउटपुट था, बी का क्या बन गया, इनपुट बन गया। अब ये इनपुट बना तो ये वापस क्या करेगा, ये आपको कुछ ना कुछ चेंज करेगा। यानी कोई सर्किट है, फीडबैक सर्किट है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी के फॉर्म में चेंज करेगा। तो एनर्जी के फॉर्म में चेंज करके इसने आउटपुट क्या दे दिया, VF दे दिया। क्या दे दिया, VF दे दिया। और ये VF वापस इसके इनपुट के ए के इनपुट में जाके मिलेगा, तब आपका इनपुट क्या हो जाएगा, आपका VIF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VIF हो जाएगा। आया समझ में, एक बार देखो वापस इसको
क्या था, सबसे पहले आपके पास कोई सर्किट था जो अपन ने फर्स्ट स्टेप वाला लिया, जिसमें इनपुट वोल्टेज Vi था, आउटपुट वोल्टेज V0 था, और इसका लिए जो एम्पलीफायर किया A आया था वो क्या आया था, V0 अपॉन में Vi। अब मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया, एक फीडबैक सर्किट जोड़ दिया। फीडबैक सर्किट जोड़ने का मीनिंग है कि जो V0 था, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, V0 आ रहा है, यानी जो V0 है, जो A का आउटपुट था वो B का क्या बन गया, इनपुट बन गया। अब ये क्या करेगा, जो इसका इनपुट बना है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, Vf, और ये जो आउटपुट है वो वापस जाके कहाँ मिलेगा, A के इनपुट में। तो ये कहलाएगा अपना फीडबैक सर्किट या फीडबैक टेक्निक कहलाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Vf क्या था, इसका आउटपुट, और ये इसका इनपुट। जब A की बात करूंगा, अब कंप्लीट सर्किट के लिए मैं बात करूँ, कंप्लीट सर्किट के लिए बात करूँ तो इनपुट तो क्या हो गया आपका, VIF हो गया, और जो आउटपुट हो गया वो क्या हो गया, V0। ठीक है। अब देखो, यदि मैं डिफाइन करता हूँ, यदि ओनली ए के लिए डिफाइन करता तब तो क्या आता, V0 अपॉन में Vi, क्या आता, V0 अपॉन में Vi। ऐसे यदि मैं बी के लिए डिफाइन करता, क्या करता, बी के लिए डिफाइन करता तो बी के लिए क्या आता, इसका आउटपुट अपॉन में इनपुट, तो आउटपुट क्या है आपका Vf, और इनपुट क्या है आपका V0, तो ये क्या आ जाता, Vf अपॉन में V0, यानी जो इसका आउटपुट भी है Vf था और इसका क्या था, इनपुट था वो V0 था। तो ये तो किसके लिए आता, एम्पलीफायर बी के लिए। ठीक है। अब यदि मैं कंप्लीट सर्किट के लिए बात करूँ, अब मैं क्या करूँ, इस दोनों को कॉमन लेके कंप्लीट सर्किट यानी जो पूरा फीडबैक सर्किट है उसके लिए बात करूं, पहले इसके लिए ए आ जाएगा, फिर इसके लिए बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यदि मैं कंप्लीट के लिए बात करूं, जब इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट बन गया, तो अब इसमें इनपुट क्या हो गया, VIF हो गया, क्या हो गया, VIF। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि जो AF यानी कंप्लीट फीडबैक सर्किट होगा, कंप्लीट फीडबैक सर्किट के लिए ए क्या होगा आपका, आउटपुट क्या है आपका V0 अपॉन में इनपुट क्या है आपका VIF, क्या है VIF। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो, यहाँ से क्या आ रहा है आपका, कोई VF आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है आपका, कोई VF आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है आपका, कोई V आ रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, VI माइनस का VF। यही होगा आपके पास, कोई भी एक नोड पॉइंट है, नोड पॉइंट में आने वाला VI, ये भी आने वाला VF, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, VI माइनस VF, यानी आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला। अपन रिलेशन काम में लेते हैं किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि VIF किसके इक्वल होगा, VI माइनस का VF के। क्लियर, तो ये आपको क्लियर पता लग गया होगा। तो देखो, यहाँ पे अब क्या करना है, पुनर्निवेशी वोल्टा क्या है, पुनर्निवेशी वोल्टा यानी जो अपन ने फीडबैक सर्किट काम में लिया है उसके बाद जो इनपुट टर्मिनल है वो क्या आपका VIF। तो मैंने क्या लिखा है कि पुनर्निवेशी वोल्टा है वो क्या आपका VIF है। ऐसे ही आपके पास निर्गत वोल्टा है, यानी जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या आपका V0 है, यानी फीडबैक सर्किट का कंप्लीट आउटपुट वोल्टेज क्या आपका V0 है। प्रवर्धक की परिभाषा से तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, AF, तो यानी यहाँ पे लिखा था A। अब मैं कंप्लीट सर्किट के लिए बात कर रहा हूँ किसकी, AF की। तो AF क्या आ जाएगा आपके पास, V0 अपॉन में VIF, यानी आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो ये आउटपुट है आपका और ये क्या आपका इनपुट है, ये क्या आपका इनपुट है। तो इनपुट क्या है आपका VIF और आउटपुट क्या था V0। ठीक है, कंप्लीट सर्किट के लिए लिखा रहा हूँ, ना कि A और B अलग अलग के लिए। ठीक है, ये F इक्वल टू क्या आ गया, V0 अपॉन में VIF। अब मैं कह सकता हूँ कि जो VIF है, ये मैंने क्या किया कि जो VIF है आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला। तो इनपुट टर्मिनल पे जो VIF है ये किसके इक्वल होगा, VI माइनस का VF, यानी ये जो वोल्टेज होगा किसके इक्वल होगा, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी किस बेस पे, मान लिया कि इस बेस पे कि आपके पास ये क्या आ रहा है आपका VI आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका VF आ रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा। देखो, आने वाला क्या है VI प्लस का VF, और जाने वाला क्या मान लेता हूँ मैं VIF, जाने वाला क्या मान लेता हूँ मैं VIF, यही होगा। यानी आने वाला, देखो आने वाला VI और ये भी क्या आपका VF, तो ये VIF किसके इक्वल होगा अपने पास, VI माइनस का VF के, यानी दोनों के डिफरेंस के, जैसे अपन ने करंट लेते हैं वही। तो ये क्या हो जाएगा, VIF इज इक्वल टू, V क्या अपना एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। V का मतलब क्या होता है आपके पास, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, जो अपन कह सकते हैं कि इनिशियल माइनस का फाइनल। तो V क्या आपका एक वोल्टेज है, वोल्टेज, या फिर आप इसको बोल सकते हो बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो VIF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, VI माइनस का VF। अब मैंने क्या किया, AF ऐसे का ऐसे था, V0 ऐसे का ऐसे था, और VIF किसके इक्वल हो गया, VI माइनस VF। तो इसमें वैल्यू रख दी VI माइनस का VF। अब मैं इसको क्या करता हूँ, A और B के टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस टर्म को। तो A और B में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, इस V0 को नीचे ले जाऊंगा, इसके नीचे ले जाऊंगा और इसके नीचे ले जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने जो AF था, AF के लिए क्या किया, यहाँ पे ये कर दिया, V0 इसके नीचे आ गया और V0 इसके नीचे आ गया। अब आप जानते हो कि जो मैंने A लिखा था वो क्या था, V0 अपॉन में VI। तो जो आप A जानते हो वो क्या था, V0 अपॉन में VI। और जो AF था, तो AF क्या था, 1 अपॉन A माइनस का VF अपॉन में V0 था, माइनस में क्या था। तो ये तो क्या हो गया, V0 अपॉन में VI, और यहाँ पे क्या था, VI अपॉन में V0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A माइनस VF ऐसे का ऐसे और V0 ऐसे का ऐसे। अब मैं यदि बीटा की बात करूँ, ओनली बीटा की बात करूँ, तो बीटा के लिए मैंने यहाँ लिख के बताया कि VF अपॉन में क्या होता है, V0 होता है, क्या होता है VF अपॉन में V0।
तो ये क्या हो जाएगा वी एफ अपॉन में वी नॉट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में या बीटा में। आप जो भी लिखना चाहो, बी में लिखना चाहो तो बी में, और बीटा में लिखना चाहो तो बीटा में। तो ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस का बी, और ये क्या हो जाएगा ए एलसीएम आके ए ऊपर आ जाएगा तो 1 माइनस का ए बी। तो आपका जो पुनर्निवेशी समीकरण यानी जिसे बोलते हैं अपन फीडबैक इक्वेशन बनेगा, वो क्या बनेगा आपका ए एफ इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी। क्या बनेगा आपका ए एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस ए बी। अब यहाँ पे भी देखो जो फीडबैक होता है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक जीरो के इक्वल जिसे अपन बार्कहाउसेन कंडीशन भी बोलते हैं। यदि मैं केस फर्स्ट लेता हूँ, उसमें केस फर्स्ट में क्या ले लिया कि जो ए एफ है वो क्या हो, ए से छोटा हो। क्या हो आपका जो ए एफ है वो क्या हो आपका ए से छोटा हो। यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गया, क्या हो आपका ए एफ हो, जो ए एफ है वो क्या है आपका ए से छोटा है, यानी जो ए एफ है ए से लेस देन है। तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए 1 माइनस ए बी। यानी जब आप क्या कर रहे हो कि ए एफ तो क्या ले रहे हो ए से स्मॉल ले रहे हो, यानी जो 1 माइनस ए बी है, यानी 1 माइनस ए बी यदि 1 से बड़ा है, क्या है आपका 1 से बड़ा है, तो आपके ये वाला जो सर्किट कहलाएगा क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पुनर्निवेश अवस्था या नेगेटिव फीडबैक स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नेगेटिव फीडबैक स्टेट कहलाएगी। यदि आपका ए एफ है वो ए से बड़ा है, यानी ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। देखो यदि ए एफ है वो ए से छोटा है, ए एफ है वो ए से छोटा है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक स्टेट आनी चाहिए। यदि ए एफ यदि ए से बड़ा है, या फिर आप कह सकते हो कि जो 1 माइनस ए बी है वो क्या आपका 1 से बड़ा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। अब तो क्या आ जाएगा आपके पास, धनात्मक आ जाएगा। और जब अब मैं कहता हूँ कि केस थर्ड 1 माइनस का ए बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0 है। क्या है आपके पास 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या हो 0 हो, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ए बी इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब आपके पास क्या हो जाए ए एफ या तो इन्फानाइट हो जाए। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन कहलाती है, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये वाली अपनी जो ऑसिलेटर के लिए कंडीशन कहलाती है बार्कहाउसेन प्रतिबंध कहलाती है, जो आपके ऑसिलेटर में वर्क करती है। ठीक है, तो ये वाला था अपना ऑसिलेटर का कंसेप्ट। इसमें दोनों ये सेम नहीं है, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि देखो जब ए एफ क्या हो आपका ए से छोटा हो तब तो क्या आएगी नेगेटिव फीडबैक स्टेट। यदि ए एफ है वो यदि ए से बड़ा हो तो क्या आएगी पॉजिटिव फीडबैक स्टेट। और यदि ए माइनस का 1 माइनस का ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू 1 और ए बी इज इक्वल टू 1। और तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप ए बी इज इक्वल टू 1 करते हो तो ए एफ क्या होना चाहिए इन्फानाइट। इस केस में आपका जब फीडबैक सर्किट ए एफ होता है उसका जो रेशो होता है वी नॉट अपॉन में वी आई एफ, वो यदि इन्फानाइट हो जाए तो ये कहलाती है आपके बार्कहाउसेन कंडीशन कहलाती है। क्लियर, तो ये था आपके पास टोटल एक ऑसिलेटर का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन, तो जिसमें पुनर्निवेशी का सिद्धांत था। इसमें कुछ 3 टाइप्स की कंडीशन थी, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और बार्कहाउसेन स्टेट कब आती है। तो ये था आपके पास ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर की डेफिनेशन थी। उसके बेस पे टैग सर्किट था, आयाम में कमी होती है तो उसके लिए मैंने फीडबैक सर्किट काम में लिया, फीडबैक सर्किट का मैंने ए लिखा, फिर मैंने फीडबैक सर्किट को डिफाइन करते हुए ये कंप्लीट रिलेशन निकाला ए एफ इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी। तो ये भी आपका जो पुनर्निवेशी ये जो कंडीशन है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि ऑसिलेटर की या दोलित्र की बार्कहाउसेन कंडीशन को प्रूफ कीजिए या उस कंडीशन को लिखिए। तो इस टाइप से आपको ये प्रूफ करना होगा। क्लियर, तो यदि आपको किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हटा दो इसे। अब मैं बात करता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेशन। किसकी बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर।
किसकी बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर की। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर क्या होता है, तो ये भी 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है आपके पास ज्यावक्रीय और एक होता है ज्यावक्रेतर। ज्यावक्रीय, एक होता है आपके पास ज्यावक्रेतर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर होता है 2 टाइप्स के होते हैं, ज्यावक्रीय और ज्यावक्रेतर। ज्यावक्रेतर में क्या आता है आपके पास, साइन वेव आती है। क्या आती है आपके पास, साइन वेव आती है, यानी कुछ इस टाइप से आती है। एक क्या आती है आपके पास, उस टाइप से आती है, ठीक है। और ज्यावक्र में क्या आती है, इसमें या तो स्क्वायर वेव आती है, क्या आती है आपके पास, स्क्वायर वेव आती है या ट्राइंगल वेव आती है, यानी कुछ इस टाइप से आती है कि या तो कोई स्क्वायर वेव आ जाए तो इस टाइप से आएगी, इस टाइप से आएगी, और यदि कोई ट्राइंगल वेव आ जाए तो ये कुछ इस टाइप से आएगी, ठीक है। तो इसमें अपन बात करते हैं कि जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, जैसे जो ऑसिलेटर पढ़ने हैं वो हमेशा होते हैं ज्यावक्रीय के या साइन वेव वाले, जिसे अपन साइनसोइडल वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनसोइडल वेव भी बोलते हैं। तो जो ज्यावक्रीय में आते हैं वो साइनसोइडल वेव आती है, और ज्यावक्रेतर में आते हैं वो स्क्वायर वेव या ट्राइंगुलर वेव में आते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जब ज्यावक्रीय हो गया और क्या हो गया आपका, स्केलर हो गया, तो इसमें जो भी ऑसिलेटर आते हैं तो वो कौन कौन से ऑसिलेटर आते हैं उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट तो आता है आपके पास कॉलपिट ऑसिलेटर। क्या आता है, कॉलपिट ऑसिलेटर। कौन सा आता है, कॉलपिट ऑसिलेटर। सेकंड आता है आपके पास हार्टले ऑसिलेटर। सॉरी, अपन बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर में क्या आ गया आपका, ज्यावक्रीय आ गया, और क्या आ गया आपका, ज्यावक्रेतर आ गया। तो इसमें ज्यावक्रीय की बात करें तो साइन वेव, साइन वेव हमेशा इस टाइप में होती है, और ज्यावक्रेतर की बात करें तो उसमें आती है हमेशा स्क्वायर वेव और ट्राइंगुलर वेव, आरादंती वेव, ये सब वेव आती है, ठीक है, जिसमें वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आरादंती, इसको अपन इस नाम से जानते हैं। अब अपन इसमें बात करते हैं कि जो भी अपने सिलेबस में ऑसिलेटर है, 4 टाइप्स के ऑसिलेटर पढ़ने अपन को, तो वो आते हैं आपके पास इसमें ज्यावक्रीय में। तो एक तो आता है आपके पास कॉलपिट ऑसिलेटर, एक आता है आपके पास हार्टले ऑसिलेटर। क्या आता है आपके पास, हार्टले ऑसिलेटर। एक आता है आपके पास फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। क्या आता है आपके पास, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। और एक आता है आपके पास वेन ब्रिज ऑसिलेटर। क्या आता है आपके पास, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। और एक आता है आपके पास क्लैप ऑसिलेटर। क्या आता है आपके पास, क्लैप ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसने जो ऑसिलेटर है वो अपन को देखने हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो अपन देखेंगे। एक तो इससे वाली नेक्स्ट वाली क्लास में अपन कॉलपिट ऑसिलेटर देखेंगे, हार्टले ऑसिलेटर देखेंगे, फेज शिफ्ट देखेंगे, और ये 3 जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, और एक क्लैप वाला देखेंगे, ठीक है। तो जो साइन वेव में आते हैं जितने भी अपन को ऑसिलेटर पढ़ने हैं वो सब किसके हैं, वो सब है आपके पास ज्यावक्रीय या साइन वेव के ऑसिलेटर है। क्लियर। अब इसमें देखो ऑसिलेटर में होता क्या क्या है, तो इन दोनों की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। कॉलपिट ऑसिलेटर में यानी X1, X2 और X3, अब ये क्या कहलाते हैं, एक तरह से प्रतिघात। आपने नाम सुना होगा, फिल्टर पढ़ा होगा, रेक्टिफायर पढ़ा होगा, कि उसमें प्रतिघात, प्रतिघात का मतलब होता है कि जो भी करंट को क्या करता है, रोकता है, यानी कुछ ना कुछ बाधा डालता है करंट के बीच में, वो कहलाता है अपना क्या, प्रतिघात, जिसे अपन बोलते हैं। देखो कोई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट में बाधा डालता है, करंट को कंट्रोल करता है, करंट में बाधा डालता है, तो वो भी क्या अपना एक प्रतिघात है। यदि मैं कैपेसिटर C की बात करता हूँ तो वो भी क्या अपना एक प्रतिघात है। यदि मैं इंडक्टर या इंडक्टेंस जो कुंडली होती है L, उसकी बात करता हूँ तो वो भी क्या अपना एक प्रतिघात है। तो जो कॉलपिट ऑसिलेटर होता है वो किस किस से बनाया जाता है, इसमें होता है आपके पास एक तो C1 होता है, C2 होता है और एक L होता है। जो कॉलपिट ऑसिलेटर है ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी 2 तो C काम में लिए जाते हैं और एक L काम में लिया जाता है। यदि मैं हार्टले ऑसिलेटर की बात करूं तो इसमें 2 L और 1 C काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है, 2 L और 1 C काम में लिया जाता है। यदि मैं फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की बात करूं तो इसमें रेजिस्टेंस के बेस पे बात होती है, जैसे रेजिस्टेंस और कुंडली की बात होती है। तो इस टाइप से अपन एक एक ऑसिलेटर करेंगे तो ये इसके क्या है, प्रतिघात है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉलपिट ऑसिलेटर C1, C2 और L से बनता है, हार्टले ऑसिलेटर CL, C से बनता है। क्लियर। अब अपन इसके जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें अपन एक एक ऑसिलेटर को डिफाइन करेंगे, एक एक ऑसिलेटर क्या होता है वो समझेंगे, इसके बेस पे अपन एक एक डेरिवेशन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाली क्लास में कॉलपिट ऑसिलेटर के साथ और इसको कंप्लीट से एक्सप्लेन करेंगे कॉलपिट ऑसिलेटर को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी एग्जाम नज़दीक आ रही है तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। आपको यदि नोट्स की जरूरत हो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। कंप्लीट चैप्टर के नोट्स बने हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर।
तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिसने भी कोई स्टूडेंट नया है जो भी अपने चैनल के बारे में नहीं जानता है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, और जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए वीडियो अपलोड होते ही। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कॉलपिट ऑसिलेटर के साथ।